अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट के बारे में कि असेट साइड से और लायबिलिटी साइड से अपन ने टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट की थी। आज अपन ने उसी एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद में आप उस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में ही एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस करना है आपको। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी नया वीडियो आएगा वो नया वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें। अब अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। गत क्लास में अपन ने पढ़ा था एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट असेट साइड से और लायबिलिटी साइड से कि टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज अपन उसी एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट को एग्जांपल से समझेंगे। आपको दे रखा है एग्जांपल, टॉपिक अपना वही है एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। निम्नलिखित सूचनाओं से लायबिलिटी साइड से इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल लायबिलिटीज एवं टोटल असेट्स की गणना कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है, यानी आपको ज्ञात क्या क्या करना है। आपको ज्ञात करना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल लायबिलिटीज और टोटल असेट्स कैलकुलेट करनी है। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले आपको दे रखा है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और ये दे रखा है आपको 5 लाख रुपीज यानी 5 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है 2 लाख रुपए। 10% डिवेंचर्स आपको दे रखे हैं 2 लाख रुपए के। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए। क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपए। बिल्स पेबल दे रखा है आपको 1,20,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनको अपन हिंदी में कहते हैं बकाया वे, ये दे रखे हैं आपको 80,000 यानी 80,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी, P&M का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी, ये आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखा है 4 लाख रुपीज 4 लाख रुपए। स्टॉक जिसको अपन इन्वेंट्री भी कहते हैं ये आपको दे रखा है 1 लाख रुपए का। गुडविल, और गुडविल को कहते हैं ख्याति, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये इनटेंजिबल असेट्स होती है। ये आपको दे रखा अमाउंट 3 लाख रुपए। कैश इन हैंड आपको बताया था कि कैश इन हैंड का मतलब होता है कि व्यापार में अपने पास कैश कितना पड़ा है, वो दे रखा 1,30,000 1,30,000 रुपए। डेटर्स आपको दे रखे हैं 70,000 और इनसे आपको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है लायबिलिटी साइड से इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल लायबिलिटीज और टोटल असेट्स की गणना करनी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से। स्टेटमेंट अपन पहले गत क्लास में बना चुके थे, तो अपन लायबिलिटी साइड से अपन दायित्व पक्ष से लायबिलिटीज साइड से अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड, फिर नेटवर्थ ज्ञात करेंगे, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे, फिर टोटल लायबिलिटीज ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपन स्टार्ट करते हैं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितने रुपए, 5 लाख रुपीज। कितने रुपीज दे रखी है, 5 लाख रुपीज, ये अमाउंट है और अमाउंट रुपीज में दे रखा है आपको। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं अपन ऑल रिजर्व एंड सरप्लस। क्या ऐड करते हैं, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस को अपन ऐड कर देंगे। ये आपको दे रखा है कितने रुपए, 2 लाख रुपए। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना था कि अपन लेस करते हैं फिक्टिशियस असेट्स को। किसको लेस करते हैं, फिक्टिशियस असेट्स, कृत्रिम संपत्तियों को, लेकिन वो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। यदि दे रखी होती तो क्या कर देते, लेस कर देते। तो आपको नहीं दे रखी है, इसका टोटल कर देंगे और इसका जो टोटल आएगा उस टोटल को कहा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या कहा जाएगा उस टोटल को, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड का टोटल आ गया 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए। फिर इसमें आगे अपन को नेक्स्ट ऐड करना है पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपको दे रखी है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या दे रखी है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसे ऐड कर देंगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहते हैं अपन अधिमान अंश पूंजी, और ये कैपिटल आपको दे रखी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए। कितने रुपए दे रखी है,
3 लाख रुपए आपको दे रखी है, इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके 5 नाम मैंने आपको बताए थे। कितने नाम बताए थे? 5 नाम। और 5 में से सबसे पहला अपना नाम आता है नेटवर्थ। क्या आता है नाम अपना? नेटवर्थ। इस नेटवर्थ को शेयर होल्डर फंड के नाम से भी जाना जाता है, इस नेटवर्थ को इंटरनल इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है, इस नेटवर्थ को प्रोप्राइटरी फंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये नेटवर्थ आ गई अपने कितनी? 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले आपको रेट दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले आपको रेट दे रखी है, और ये रेट जो दे रखी है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो रेट दे रखी है ये डिविडेंड की रेट है। किसकी रेट है? डिविडेंड की रेट है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके लाभांश की दर, जिनके डिविडेंड की रेट पहले से फिक्स होती है, जिनके डिविडेंड की रेट पहले से फिक्स होती है, और उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी समता अंशधारियों से पहले पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनकी रेट आपको जो दे रखी है वो 12% है। कितनी है? 12%। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके ऊपर 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। और इसका जो टोटल आ गया, इस टोटल को कहा जाएगा नेटवर्थ। क्या कहा जाएगा? नेटवर्थ। इस नेटवर्थ में अपन को आगे ऐड करना होता है डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स से पहले भी आपको इंटरेस्ट की रेट दे रखी होती है। किसकी रेट दे रखी होती है? इंटरेस्ट की रेट। क्योंकि डिबेंचर्स जो होते हैं ऋण पत्र, उनके ब्याज की दर पहले से क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना? इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10%। मतलब कंपनी ने जो है वो 2 लाख रुपए के ऋण पत्र, कंपनी ने 2 लाख रुपए के ऋण पत्र इश्यू कर रखे हैं, और उनके ऊपर कंपनी के द्वारा 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। और ये ब्याज जो है वो पहले से ही क्या होता है? निश्चित होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर से पहले इंटरेस्ट की रेट दे रखी होती है। तो नेटवर्थ में आपको जोड़ना होता है डिबेंचर्स, और डिबेंचर से पहले आपको रेट भी दे रखी है, और वो दे रखा है आपको 10% डिबेंचर्स। क्या दे रखा है? 10% डिबेंचर्स। और उसका अमाउंट जो है वो अमाउंट है 2 लाख रुपीज। कितना अमाउंट? 2 लाख रुपीज। फिर इसमें आपको आगे ऐड करना होता है लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो अपन 10% डिबेंचर्स को ही ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसे अपन कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहेंगे उसे? कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड को हिंदी में कहते हैं विनियोजित पूंजी। क्या कहते हैं हिंदी में? विनियोजित पूंजी। इस कैपिटल एम्प्लॉयड में, इस विनियोजित पूंजी में अपन को आगे करंट लायबिलिटीज ऐड करनी होती है। क्या ऐड करनी होती है? करंट लायबिलिटीज। अब क्या होता है कि कई बार तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको करंट लायबिलिटीज दे देता है, और कई बार आपको करंट लायबिलिटीज के पार्ट्स दे रखे होते हैं। लेकिन अपन को पता है कि करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान विद इन 12 मंथ, 12 महीने की अवधि के अंतर्गत किया जाएगा, वो अपने चालू दायित्व होते हैं। क्या होते हैं? अपने चालू दायित्व होते हैं। और इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि करंट लायबिलिटी कौन कौन सी दे रखी है। देखो यहाँ पर डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपन एडजस्ट कर ही दिया। यहाँ पर जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं ये अपनी करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स क्या है? करंट लायबिलिटी। इसके बाद अपन बात करें बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल भी यहाँ पर क्या है? करंट लायबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज भी क्या होता है? अपना करंट लायबिलिटी होता है। तो ये जो 3 दे रखे हैं ये आपकी तीनों करंट लायबिलिटी है। इसके अलावा आपको और कोई करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी है। तो इन तीनों ही करंट लायबिलिटीज को अपन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो यहाँ पर ऐड करना है आपको एक तो क्रेडिटर्स। क्या ऐड करना है? क्रेडिटर्स। एक आपको ऐड करना है बिल्स पेबल। क्या ऐड करना है? बिल्स पेबल। एक आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड करना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स की बात करें, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1 लाख रुपीज। कितना अमाउंट? 1 लाख रुपीज। बिल्स पेबल का जो अमाउंट है 1,20,000 है, 1,20,000। इसके बाद अपन बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का जो अमाउंट है वो कितना है? 80,000। इसका टोटल कर दिया जाए, तो इस टोटल को कहा जाएगा टोटल लायबिलिटीज। क्या कहा जाएगा इसे? टोटल लायबिलिटीज कहा जाएगा। इससे कुल दायित्व, और कुल दायित्व का जो अमाउंट होगा वो होगा 15 लाख। अमाउंट कितना होगा? 15 लाख रुपीज इसका अमाउंट होगा। अमाउंट कितना होगा? 15 लाख। यहाँ पर अपन ने ये एनालिसिस पढ़ा है लायबिलिटी साइड। किस साइड से पढ़ा है अपन ने? लायबिलिटी साइड से। अब अपन इसकी बात करेंगे कि असेट साइड से। अब अपन बात करेंगे कि असेट साइड से
इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है और असेट साइड से क्या ज्ञात करनी है आपको असेट साइड से टोटल असेट्स ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? टोटल असेट्स। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं असेट साइड से। किस साइड से? असेट साइड से। और असेट साइड की यदि अपन बात करें तो असेट साइड से भी अपन उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे जैसा आपको गत क्लास में आपको बताया गया था। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कैश इन हैंड। क्या लेते हैं सबसे पहले? कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड का मतलब होता है कि व्यापार में अपने पास कितना कैश पड़ा है, और इस कैश इन हैंड में आपको ऐड करना होता है कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कैश एट बैंक नहीं दे रखा है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी नहीं दे रखी है। तो कैश इन हैंड का अमाउंट अपन लिख देंगे यहाँ से, और कैश इन हैंड का अमाउंट है 1,30,000। कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है? 1,30,000। इस कैश इन हैंड में अपन को ऐड करना होता है कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो आपको पिछला जो वीडियो था उसमें बताया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है। तो ये जो कैश इन हैंड है इसी का योग हो जाएगा एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स। क्या हो जाएगा इसका योग? इसका योग हो जाएगा एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे पूर्णतः तरल संपत्तियां। पूर्णतः तरल संपत्तियां, और इसको कहेंगे एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स। इस एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में आपको दो वैल्यूज और ऐड करनी होती है। कितनी वैल्यूज ऐड करनी होती है? दो वैल्यूज, और उन्हें कहा जाता है डेटर्स और बीआर। डेटर्स और बीआर। अब अपन देखेंगे इस क्वेश्चन में कि डेटर्स और बीआर आपको दे रखा है क्या? इस क्वेश्चन में बीआर तो नहीं दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में डेटर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? डेटर्स। और डेटर्स का अमाउंट कितना है? 70,000। कितना है? 70,000। तो एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में आपको डेटर्स ऐड कर देने हैं, और डेटर्स का यहां पर अमाउंट दे रखा है कितना? 70,000। बीआर नहीं दे रखा है, इसलिए इन दोनों इसका जो टोटल होगा उसे कहा जाएगा लिक्विड असेट्स। क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा लिक्विड असेट्स। और लिक्विड असेट्स को हिंदी में कहते हैं अपन तरल संपत्तियां। क्या कहते हैं? तरल संपत्तियां। तो लिक्विड असेट्स का यहां पर योग होगा कितना? 2 लाख रुपीज। कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। फिर इन लिक्विड असेट्स में अपन को आगे जोड़ना होता है स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको पिछले एग्जाम जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि लिक्विड असेट्स में स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस और अदर करंट असेट्स ऐड करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ पर अपन को स्टॉक दे रखा है। क्या दे रखा है? स्टॉक दे रखा है। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दे रखे। क्या नहीं दे रखे हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं। तो जो स्टॉक दे रखा है उस स्टॉक को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। और स्टॉक का मैंने दूसरा नाम भी बताया था आपको, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। और स्टॉक का जो अमाउंट दे रखा है आपको, वो अमाउंट दे रखा है 1 लाख रुपीज। कितना दे रखा है? 1 लाख रुपीज। इसका टोटल कर देंगे तो जो टोटल आएगा उसे कहते हैं टोटल करंट असेट्स। क्या कहते हैं? टोटल करंट असेट्स। कितना हो गया अमाउंट? 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए। इस करंट असेट्स में, इस करंट असेट्स के टोटल में आपको फिक्स असेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फिक्स असेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है। फिक्स असेट्स अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फिक्स असेट्स 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है टेंजिबल फिक्स असेट्स और एक होती है इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। टेंजिबल फिक्स असेट्स वो होती है जिनको देख सकते हैं, जिनको स्पर्श कर सकते हैं, वो तो होती है अपनी टेंजिबल फिक्स असेट्स। और जिन असेट्स को अपन देख नहीं सकते हैं, जिनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो अपनी असेट्स होती है इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ये जो दोनों असेट्स है ये आपकी टेंजिबल फिक्स असेट्स है। कौन सी असेट्स है आपकी? ये है टेंजिबल फिक्स असेट्स, जिनको देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो आपको दे रखी है वो दे रखी है गुडविल। तो गुडविल आपको पता है कौन सी असेट्स होती है? गुडविल होती है आपकी इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। कौन सी असेट्स होती है? इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो अपना आ जाएगा टोटल असेट्स। तो यहां पर ऐड करना है आपको प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को शॉर्ट में कहते हैं P&M। और प्लांट मशीनरी का अमाउंट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज। कितना दे रखा है? 5 लाख रुपीज, यानी 5 लाख रुपए।
फिर इसमें आपको आगे ऐड करना है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड शॉर्ट में कहते हैं इसको L&B, लैंड एंड बिल्डिंग, और इसका अमाउंट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 4 लाख रुपीज। कितना दे रखा है? 4 लाख रुपीज। फिर इसमें आपको आगे ऐड करना है गुडविल, और गुडविल जो होती है वो आपकी होती है इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल फिक्स असेट्स, और गुडविल का जो अमाउंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 3 लाख रुपीज। कितना दे रखा है? 3 लाख रुपीज। इसका टोटल कर देंगे तो जो टोटल आएगा उसे कहेंगे टोटल असेट्स। क्या कहेंगे? टोटल असेट्स। और इसका टोटल करेंगे अपन तो इसका टोटल हो जाएगा कितना? 15 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपीज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यापार में हमेशा टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। और ये जो बराबर होती है किस समीकरण के ऊपर आधारित है? ये अपने आधारित होती है लेखांकन समीकरण के ऊपर। किसके ऊपर आधारित है? लेखांकन समीकरण के ऊपर। ये अपने आधारित है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर आधारित है? अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि व्यापार में संपत्तियां जो होती है, व्यापार में जो संपत्तियां होती है वो हमेशा दायित्व और पूंजी की क्या होती है? बराबर। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना कि टोटल असेट जो है वो हमेशा व्यापार में किसके बराबर होगी? टोटल लायबिलिटीज के बराबर होगी। तो ये टॉपिक था अपना एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, जो अपने पिछली वीडियो में देखा था। पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि लायबिलिटी साइड से टोटल लायबिलिटीज की गणना कैसे करते हैं, असेट साइड से टोटल असेट्स की गणना कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपन ने लायबिलिटी साइड से टोटल लायबिलिटीज की कैलकुलेशन की, असेट साइड से टोटल असेट्स की कैलकुलेशन की, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में बताया था कि ये तो अपन ने लायबिलिटी साइड से यहाँ पर कैलकुलेट किया। जैसे लायबिलिटी साइड से अपन इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट किया, अपन ने नेटवर्थ कैलकुलेट किया। इसके और भी नाम होते हैं, शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, इसे इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं, इसे प्रोप्राइटरी फंड भी कहते हैं, और इसे नेटवर्थ भी कहते हैं। फिर इसके बाद अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात किया और टोटल लायबिलिटीज ज्ञात किया। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको ये लायबिलिटीज साइड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी क्वेश्चन में लायबिलिटीज साइड की दायित्व पक्ष की सूचनाएं नहीं दे रखी होगी, और अब आपको ये कहेगा कि असेट साइड से आपको संपत्ति पक्ष से, असेट साइड से आपको एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करना है, एक आपको ज्ञात करना है नेटवर्थ ज्ञात करना है, और एक आपको ज्ञात करना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या ज्ञात करना है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो इसकी गणना अपन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स, क्योंकि जब अपन रेशियो एनालिसिस, अपना जो चैप्टर है एक रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो, जो 9 नंबर का चैप्टर है, उसमें ये सारा जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब कुछ उसमें काम में आएगा। तो वहां पर अपन को हो सकता है कि असेट साइड से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ और इक्विटी शेयर होल्डर फंड की गणना करनी पड़ सकती है। तो वहां पर अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, ये फॉर्मेट आपको देखना है। असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, इक्विटी शेयर होल्डर फंड की गणना करना। अब यहां पर बात अपन ये कर रहे हैं कि जो अपन ने लायबिलिटीज साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात किया है, जो अपन ने नेटवर्थ ज्ञात किया है, जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड ज्ञात किया, इसका जो टोटल आ रहा है उतना ही टोटल किस साइड से आएगा? उतना ही टोटल स्टूडेंट्स असेट साइड से आएगा। किस साइड से आएगा? असेट साइड से। वो गणना कैसे करते हैं देखो, आप यहां पर दे रखा सबसे पहले आपको टोटल असेट्स, यानी स्टार्ट कहां से करना है इसको? टोटल असेट्स से। इस टोटल असेट्स में से आपको क्या घटा देना है? करंट लायबिलिटीज। क्या घटा देना है स्टूडेंट्स? करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको परसेंटेज डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र, लॉन्ग टर्म लोन यानी दीर्घकालीन ऋण, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यानी दीर्घकालीन प्रावधान, इन तीनों को अपन क्या कर देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में से इस विनियोजित पूंजी में से लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को नेटवर्थ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नेटवर्थ कहा जाएगा, जिसके और नाम होते हैं शेयर होल्डर फंड, इंटरनल इक्विटी, प्रोप्राइटरी फंड और नेटवर्थ। ठीक है, इसके
बाद अपन को क्या करना है कि नेटवर्थ में से पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को घटा देना है। क्या घटा देना है? पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को घटा देना है या लेस कर देना है, और लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इक्विटी शेयर होल्डर फंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अभी जो अपन ने पिछला एग्जाम्पल सोल्व किया है उसी एग्जाम्पल से अपन वेरीफाई करते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि अपन असेट साइड से चाहे आप कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करो, चाहे आप लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड, लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करो, दोनों का टोटल जो है वो हमेशा इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल। इसी तरह से असेट साइड से चाहे आप नेटवर्थ ज्ञात करो, लायबिलिटीज साइड से चाहे आप नेटवर्थ ज्ञात करो, दोनों का टोटल जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक इसी प्रकार असेट साइड से चाहे आप इक्विटी शेयर होल्डर फंड ज्ञात करो, चाहे लायबिलिटी साइड से इक्विटी शेयर होल्डर फंड ज्ञात करो, दोनों का टोटल क्या आएगा? बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपन इसको क्रॉस वेरीफाई, यानी अपन इसको ये भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि जो अपन ने क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर अपन इसी जो पिछला एग्जाम्पल सोल्व किया उसी से अपन इसको वेरीफाई करेंगे, यही अपना स्टेटमेंट रहेगा। तो यहाँ पर अपन पिछले एग्जाम्पल से इसको सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको लेना है टोटल असेट्स। क्या लेना है? टोटल असेट्स। और टोटल असेट्स अभी अपन ने ज्ञात की है असेट साइड से कितनी है? 15 लाख रुपए। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं फिर से कि टोटल असेट्स जो होती है व्यापार में वो हमेशा किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटीज के। किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटीज के। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट कर रहे हैं टोटल असेट्स से। टोटल असेट्स जो आपको दे रखी है उसका अमाउंट है 15 लाख रुपीज। अब मैंने यहाँ पे टोटल असेट्स लिखा है, यदि मैं यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज भी लिख देता हूँ तो भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या लिख देता हूँ? टोटल असेट्स के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूँ? टोटल लायबिलिटीज शब्द भी लिख देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? हमेशा टोटल असेट्स के बराबर होती है। और ये कौन सी इक्वेशन बताती है? ये अपन को लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल असेट्स लिया। इस टोटल असेट्स में से, इन टोटल असेट्स में से आपको क्या लेस करना है? करंट लायबिलिटीज को लेस करना है। क्या लेस करनी है? करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर अपन ने भी लायबिलिटी साइड से देखा था क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन तीनों को अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर करंट लायबिलिटीज। और इनका योग देखें अपन तो 1 लाख और 1,20,000 कितने हो गए? 2,20,000 और 80,000 कितने हो गए? 3 लाख रुपए हो गए। तो इस टोटल असेट्स में से आपको क्या घटाना है? इन टोटल असेट्स में से आपको करंट लायबिलिटीज को घटाना है। किसको घटाना है? करंट लायबिलिटीज को। और करंट लायबिलिटीज को घटा देंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 12 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 लाख रुपए। मैंने अभी आपको बताया था कि आप चाहे लायबिलिटीज साइड से कैलकुलेट करो कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे असेट साइड से आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो, दोनों का योग जो है वो हमेशा क्या आएगा? बराबर। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का योग कितना आ रहा है? 12 लाख रुपए। और यहाँ पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12 लाख रुपए। आ गया समझ में? इसके बाद अपन नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको क्या घटाना है? कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको डिबेंचर्स घटाने। क्या घटाने हैं? डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स। और आपको घटाना है लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इनको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे नेटवर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्थ, जिसे शेयर होल्डर फंड, इंटरनल इक्विटी, प्रोप्राइटरी फंड और इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से केवल आपको 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 10% डिबेंचर्स। तो जो वैल्यू नहीं दे रखी है उसको अपन ध्यान में नहीं रखेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको डिबेंचर्स घटा देने, और डिबेंचर्स से पहले परसेंटेज दे रखा है कितने परसेंट? 10%। और डिबेंचर्स की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए आपको डिबेंचर्स की वैल्यू दे रखी है। और ये डिबेंचर्स की वैल्यू यदि अपन घटा दें, इस डिबेंचर्स की वैल्यू को यदि अपन लेस कर दें तो इसके बाद जो अपनी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को कहा जाएगा, उस वैल्यू को नेटवर्थ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उस वैल्यू को नेटवर्थ। और नेटवर्थ जो है आपकी वो कितनी आ रही है? 10 लाख रुपए। मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स बताया था कि लायबिलिटी साइड से आप ज्ञात करो चाहे असेट साइड से आप ज्ञात करो, नेटवर्थ का जो टोटल है वो दोनों ही साइड से अब हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। यहाँ पर अपनी नेटवर्थ
10 लाख रुपए, ये किस साइड से आ रही है, ये अपनी आ रही है असेट साइड से। और यहाँ पर ये जो नेटवर्थ आ रही है 10 लाख रुपए, किस साइड से आ रही है, लायबिलिटी साइड से। तो इन दोनों का योग आप देख लीजिएगा, नेटवर्थ यहाँ भी 10 लाख रुपए और नेटवर्थ यहाँ पर भी क्या है 10 लाख रुपए आ गई यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट अपन को चलना है नेटवर्थ में से, इस नेटवर्थ में से आपको गठा देना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या गठा देना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले रेट आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है प्रेफरेंस शेयर से पहले जो रेट दे रखी है वो डिविडेंड की रेट है। किसकी रेट है, डिविडेंड की रेट की है, क्योंकि शेयर्स के ऊपर जो दिया जाता है उससे लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, लाभांश। तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेस। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज है। कितने रुपए हैं, 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए हैं। इसको अपन घटा देंगे तो इसके बाद जो वैल्यू आ रही है 7 लाख रुपीज, और ये जो आएगी इसे कहा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या कहा जाएगा इसे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अभी कि लायबिलिटी साइड से ज्ञात करो आप, चाहे एसेट साइड से। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का योग दोनों तरफ से क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। ये अपने लायबिलिटी साइड से, ये अपने लायबिलिटी साइड से इक्विटी शेयर होल्डर फंड ज्ञात किया, और इसकी वैल्यू अपनी आ रही थी कितनी, 7 लाख रुपीज। कितनी आ रही थी, 7 लाख रुपीज। यहाँ पर अपन असेट साइड से ज्ञात करें, और असेट साइड से जो वैल्यू आ रही है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, वो भी कितनी आ रही है, 7 लाख रुपीज आ रही है। कितनी आ रही है, 7 लाख रुपीज आ रही है। तो ये अपने असेट साइड से और लायबिलिटी साइड से, दोनों साइड से अपने कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ और इक्विटी शेयर होल्डर फंड की गणना कर ली है स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जाके और अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूं कि वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूले, और बेल आइकन भी दे रखा होगा, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस कर दोगे तो उससे क्या होगा कि जो नया वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये अपना जो टॉपिक था, ये अपना टॉपिक था एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। इसको अपने गत वीडियो में पढ़ा था, आपको वैसे बताया था। अब यहाँ पर अपन उसको एग्जाम्पल से भी समझ चुके हैं, एग्जाम्पल से भी क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा, वो अपना होगा इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण से रिलेटेड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेटर लक।